हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें आपको 3 मेथड होते हैं। उन न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। उस चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने फर्स्ट जो चैप्टर्स थे वहां हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, सर्कुलर फ्लो मॉडल्स या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वहां हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो 3 एंगल से देखी जा रही है। एक एंगल था वैल्यू एडिशन का, एक एंगल था इनकम जनरेशन का, और एक एंगल था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करने का। इन्हीं सर्कुलर फ्लो को देखते हुए जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने नेशनल इनकम को 3 अलग अलग मेथड्स में कैलकुलेट करने बताया। पहला मेथड जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड जिसे हम कहते हैं इनकम मेथड, और थर्ड वन जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जो हमारी नेशनल इनकम है वो इन 3 मेथड से कैलकुलेट होती है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वन बाय वन हम इनको समझेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। तो प्लीज साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा और जो भी आपके डाउट आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में है, वहां आप क्लियर कर सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड को हम सबसे पहली बात प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, वैल्यू एडेड जो मेथड है उसमें जो हमारी एनआई है यानी कि नेशनल इनकम है वो मेजर करी जाती है वैल्यू एडिशन के हिसाब से। अब सर ये क्या हेडक है, यानी कि जो भी हमारे एंटरप्राइजेस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पर कुछ फॉर्मूले लगाकर एस्टिमेट करी जाती है, जिसको हम इस मेथड को हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। साथ साथ नोट करते जाइएगा। ठीक, अभी तक हमने इतना पढ़ा। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है सारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको इस फॉर्मूले में कहा जाता है जीडीपी-एमपी। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करें तो प्रोडक्ट मेथड से हमारे पास क्या निकल के आता है, जीडीपी-एमपी। और जीडीपी-एमपी से नेशनल इनकम तक कैसे जाना है वो हम ऑलरेडी चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आगे 1-2 बार डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू एड तो आपको मालूम है सर, वो मेथड का नाम है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक साल में अकाउंटिंग ईयर के अंदर, अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे हैं एक साल के अंदर, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और अगर जितने गुड्स एंड सर्विस आपने प्रोड्यूस करे हैं
सारा का सारा सेल हो जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाती है आपकी, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। क्या हो जाती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। सर क्या हो अगर आपका टोटल सेल ना हो, सारा का सारा माल नहीं बिके? उस केस में जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। ये डेल्टा स्टॉक को हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। अब ऐसा सर क्यों करते हैं ये समझेंगे हम। अगर हमारा पूरा का पूरा सेल्स नहीं हुआ है तो कुछ पार्ट ऐसा रह जाता है जो हमारा अनसोल्ड रहा, और उस अनसोल्ड पार्ट को हम वापस से अपनी इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक में जोड़ देते हैं। तो उसमें तो सर वो स्टॉक भी होगा जो हमारा शुरुआत में था। ठीक, तो ये जो डेल्टा स्टॉक है, जैसे मैं चेंज इन स्टॉक कह रहा हूं, इसको हम फॉर्मूला होता है, डिफरेंस लिया जाता है कि भाई साल के एंड में आपका स्टॉक कितना है, माइनस कर दो साल के शुरुआत में आपका स्टॉक कितना था। तो अगर मैं आप सिर्फ ये फॉर्मूला पूरा का पूरा खोलूं तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? अगर सारा का सारा सेल्स हो गया है तो यहां मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की सेल्स लिख लेता हूं। सारा का सारा नहीं हुआ तो वैल्यू ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज स्टॉक का फॉर्मूला सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अभी हमने सर इसके बारे में बात नहीं करी, इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में। इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारे वो नॉन फैक्टर इनपुट होते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनियर को छोड़कर, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस करा, गुड्स परचेस करा। बेसिकली परचेस को कहते हैं लेकिन रॉ मटेरियल और गुड्स की परचेस को ही कहते हैं। तो ये तो बेसिकली फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको बात क्या ध्यान रखनी है? बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है और एक्सपोर्ट दे रखा है, आई नो आप इतने होशियार तो होंगे, ये जानते होंगे एक्सपोर्ट यानी कि सामान आपका बाहर जाना, एक्सपोर्ट का मतलब भी सेल्स ही होता है, उसी का पार्ट होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है और एक्सपोर्ट भी दे रखा है तो ये एक्सपोर्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड हो गया होगा। और अगर सेल्स नहीं दे रखा है उस केस में एक्सपोर्ट एज अ सेल्स स्टेट किया जाएगा। यही इसमें अगर आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो नहीं आएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, उसके बाद आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑफ गुड्स दे रखा है तो नहीं आएगा। और अगर आपको परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ एसेट दे रखा है तो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ गुड्स। ये फॉर्मूला लगाकर आप लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकाला? सर जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप लोग ये बताइए जीडीपी एमपी ये है और आपको क्या निकालना होता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है हमारी एनएनपीएफसी। और इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन समझाए थे। भाई यहां जी है और यहां एन है, ग्रॉस से नेट पर जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक, नेट से ग्रॉस पर जाते हैं, डेप प्लस करते हैं। अब ये क्या हो गया? एनडीपीएमपी हो गया। क्या हो गया? एनडीपीएमपी। उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, एनएफआईए प्लस कर दीजिए। ये क्या निकल के आ गया सर? एनएनपीएमपी। अब एमपी को एफसी में चेंज करने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये आपका वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई। लेकिन जब आप वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है वो आपके लिए जरूरी। ठीक, एक तरीके से कह सकते हो कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं आपको जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला पॉइंट,
जो आप सेल और परचेज करते हो सेकंड हैंड गुड्स के, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, उसको आप वैल्यू एडिड की एस्टिमेशन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो गया होगा उधर, ठीक। लेकिन जब आप सेल और परचेज करोगे सेकंड हैंड गुड्स की और ऐसा करने पर आपको कमीशन मिल रहा है, उस कमीशन को आप इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये आपको एक रिवॉर्ड मिला है जो आपने सर्विसेज दी। कोई प्रोड्यूसर है, उसने किसी गुड्स को बनाया है या कोई उसके पास गुड्स है, उसी गुड्स को वो यूज कर रहा है, वो भी काउंट होगा। जैसे कि कार यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉय, ये इंक्लूड होगा। उसके बाद जो हमारे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो हमने चीजों का प्रोडक्शन किया है अपने इस्तेमाल के लिए, इसको भी इंक्लूड करेंगे। जैसे वीट प्रोड्यूस अपनी फैमिली के लिए, उसको भी यहां पर इंक्लूड करेंगे। जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करी जाती वैल्यू एडिड में, वो आपने देखा है माइनस करी जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर किसी चीज को आपने एज अ रेंट उठा रखा है आपके पास, उसको भी यहां पर काउंट नहीं करेंगे। और लास्ट आता है जो आपने सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन के लिए ली है, जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, इसको भी कंसीडर्ड नहीं करा जाएगा, ठीक। यस सर। अब एक प्रॉब्लम आती है यहां पर, बच्चों को नहीं, वाकई में वो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का नाम है नेट का धीरे चलना। मजाक कर रहा हूं बच्चों, सीरियस मत हो जाना, सबका नेट आ रहा है अच्छे से। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वेज टू फाइंड आउट या अवॉइड इट। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें दिक्कत आ सकती है। कैसे आ सकती है? अब दिक्कत इसमें क्या होती है कि जब हम फाइनल गुड्स की, आपने पढ़ा कि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, फाइनल गुड्स की कीमत इंक्लूड होती है। अब यहां पर प्रॉब्लम बनाइस क्या होती है कि जब एक चीज की कीमत एक से ज्यादा बार काउंट कर ली जाती है, वहीं पर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। दिक्कतें वहां से शुरू हो जाती हैं जब हम ये पता नहीं कर पा रहे कि फाइनल गुड्स कौन से हैं, फाइनल सेल्स कौन सी है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से, इंटरमीडिएट सेल्स कौन सी है। भाई एक इंडिविजुअल एंटरप्रीनियर है, वो अपने जो गुड्स बेचेगा उसे तो सेल्स मानेगा। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए ताकि आपको समझ में आए। एक फार्मर था, उसने वीट को प्रोड्यूस किया और 400 रुपए में बेच दिया। अब फार्मर इस 400 रुपए को क्या मान रहा है? अपनी फाइनल सेल मान रहा है। और अगर उसको इस 400 रुपए को वीट को प्रोड्यूस करने में कोई भी खर्चा नहीं हुआ तो ये 400 रुपए है उसके हिसाब से कहां जाएंगे? जीडीपी में जाएंगे। जिसने ये 400 रुपए की वीट खरीदी है वो मान लो फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल के लिए 400 रुपए का ये गुड्स है, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि ये भी उसे और बनाएगा। और उसने इसे 600 रुपए का बेकर को बेच दिया। अब ये जो बेकर है उसने एक शॉपकीपर को ये 900 रुपए का बेच दिया या 800 रुपए का बेच दिया। और 800 रुपए की चीज को शॉपकीपर ने 900 रुपए का बेचा। तो आप यहां देखें, अगर आप ऐसा करेंगे कि इसको भी काउंट करें 400, फिर 600, फिर 800, फिर 900 और सबको जोड़कर जीडीपी कैलकुलेट करें, इस समस्या को कहते हैं डबल काउंटिंग। हमें सिर्फ, आपको मालूम है कि जीडीपी क्या होता है? फाइनल गुड्स की वैल्यू, लास्ट में फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या थी? 900। तो जीडीपी में कितना काउंट होगा? 900। सब एक एक बार ही हुआ है जी सर। देखा जाए 400 यहां था, फिर 200 यानी कि 600, फिर 200 यानी कि 800, फिर 100 यानी 900 रुपए
इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जहां पर एक चीज की वैल्यू एक से ज्यादा बार आ जाती है। ठीक है ना। अब सर इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है? फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब होता है कि जो फाइनल गुड्स हैं एंड यूज को देखते हुए सिर्फ उनको ही कंसीडर किया जाएगा जीडीपी की एस्टिमेशन में, इंटरमीडिएट को नहीं किया जाएगा। फाइनल गुड्स क्या होते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं ये भी जानते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये उनकी वैल्यू बढ़ाई नहीं जा सकती है, ठीक। और इंटरमीडिएट गुड्स जिनकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो दूसरा मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड को ही तो अभी आपने सीखा है सर। क्लियर हुआ? तो ये तो है आपका पहला मेथड जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू मेथड, और भी मैंने नाम बताए। आई होप आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वहां से जीडीपी एमपी निकलेगा, और जीडीपी एमपी से हमें कहां तक जाना है? नेशनल इनकम तक। सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, इनकम, ठीक। इस मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अनुसार जो हमारी नेशनल इनकम है वो हमारे फैक्टर पेमेंट्स को देखते हुए कैलकुलेट करी जाती है। फैक्टर पेमेंट्स आप समझते हैं, आपने कुछ फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले आपको कुछ फैक्टर पेमेंट मिला, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। और आप ये क्या होती हैं, कैसे होता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। फैक्टर इनकम हमारी क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमने सर्विसेज दी और उन सर्विसेज को देने के बाद एज अ रिवॉर्ड हमें मिला, जैसे कि वेजेस, सैलरी जो मिलती है लेबर को, रेंट जो हमें हमारे लैंड के ऊपर मिलता है, हमने कैपिटल लगाई तो उस पर इंटरेस्ट मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। इन सभी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम को हम कहते हैं अर्न इनकम। और जो इनकम आपने कमाई नहीं है, आपने उसके लिए कोई सर्विस नहीं दी है, उसको हम कहते हैं करेंट ट्रांसफर या यूनिलेटरल ट्रांसफर, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, जिसे हम नॉट अर्न इनकम भी कहते हैं सर। जैसे कि आपकी क्या पेंशन, पेंशन ये आपने कमाई नहीं है, आपको सर इतने साल सर्विस करी हमने, इसके साथ सर्विस करी आपने, उसकी आप सैलरी ले रहे थे, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए हेल्प है बिना बदले में कुछ सोचते हुए। स्कॉलरशिप होती है, गिफ्ट होता है, डोनेशन होती है, ये सारे फैक्टर इनकम का हिस्सा नहीं है, नेशनल इनकम में इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला वैसे तो काफी इजी है, बहुत ही बेसिक, लेकिन समझना है आपको कैसे सर। इसका फॉर्मूले की मैं अगर बात करूं तो फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और इनको करने से हमको निकल के आता है एनडीपीएफसी।
यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकम मेथड से सर हमारे पास क्या निकल के आता है, एनडीपीएफसी। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कौन कौन सी फैक्टर इनकम आती है, ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी इनकम आती है। मिक्स्ड इनकम जो है वो काफी सारी फैक्टर पेमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, इसको आपके लिए सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है ना। तो वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस हो या सैलरी हो इन कैश, ठीक, या पेमेंट किया हो किसी काइंड में यानी कि कैश में नहीं करा, जैसे कि रहने के लिए आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है, खाने पीने के लिए भी सुविधा है, उसके लिए पैसे नहीं देने, आपको बस जाना है, खाना है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें आपका जो एम्प्लॉयर्स है आपके बिहाफ पर कुछ पैसे डाल रहा है। और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये पेंशन वो नहीं है जो ओल्ड एज पेंशन होती है, ये पेंशन जो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो पेंशन होती है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में चार चीजें आती हैं, वेजेस, सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और पेंशन। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है क्वेश्चन में तो इनमें से किसी भी चीज को आप नहीं लेंगे, अगर नहीं दे रखा तो ये सारी चीजें जोड़ी जाएंगी अगर दे रखी हैं तो। बात करी जाए ऑपरेटिंग सरप्लस की सर, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है ये इनकम है जो आपकी प्रॉपर्टी से या एंटरप्रीनरशिप से आई है, जिसमें तीन चीजें होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और जो आपका प्रॉफिट है उसमें भी चीजें होती हैं, एक आपका डिविडेंड, एक आपका कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, और एक आपका अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन अर्निंग या कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। यहां पर बात आपको ये याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है तो उनमें से इनमें से कोई भी चीज नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी दे रखा है, और नहीं दे रखा तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में तो आएंगी। तीसरा पार्ट होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो आपने अपने लेबर, अपना लैंड, अपनी कैपिटल, अपनी एंटरप्रीनियरशिप को यूज करके कराया है। ये मिक्सचर हो चाहे वेजेस का, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का, इसीलिए इसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी भी चीज को हाल फिलहाल सेपरेट नहीं कर सकते। तो सर एक तरीके से पूरा फॉर्मूला देखा जाए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को आपको याद रखना है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और रिटायरमेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट में तीन चीजें, और मिक्स इनकम को जोड़ेंगे तो इनकम मेथड के हिसाब से आपका एनडीपीएफसी निकल के आएगा, और एनडीपीएफसी को एनएफआईए के साथ जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपीएफसी। ये हमारे यहां पर दो मेथड हुए। सर क्या कुछ प्रिकॉशन इसके भी हैं? जी हाँ सर, जब आप इनकम मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर भी आपके साथ कुछ प्रिकॉशन साथ में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, स्कॉलरशिप है, पॉकेट एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, इस मेथड में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। और इलीगल एक्टिविटी से, थेफ्ट से, गैम्बलिंग से आपने कोई इनकम जनरेट करी, नेशनल इनकम में नहीं आएगी। ब्लैक मनी की इनकम यहाँ पर नहीं आएगी। कमीशन आपको मिली है या पेड करी है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, वो यहाँ पर आएगा। ब्रोकरेज, परचेज ऑफ शेयर,
एंड बॉन्ड्स इसमें आएगी, लॉटरीज का पैसा वगैरह इसमें नहीं आएगा। ठीक, मतलब कि जो प्रिकॉशन आपने एक तरीके से सारे के सारे वहां पढ़े थे सर, कहा पहले वाले मेथड में, वो यहां नहीं आएगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट दे रखा हुआ तो क्या चीज लेनी है, प्रॉफिट नहीं दे रखा हुआ तो क्या चीज नहीं लेनी, इनकम टैक्स अगर पेड किया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वो ऐड नहीं करा जाएगा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपके दो मेथड हुए सर, एक आपका हो गया वैल्यू एडेड मेथड और एक आपका हो गया इनकम मेथड। थर्ड मेथड जो आपका आता है उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पर किया गया जो खर्चा है उसके हिसाब से करते हैं, जहां पर C से कंजप्शन और I से इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कह सकते हैं, इनकम डिस्पोजल मेथड भी कह सकते हैं। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो आगे चल के आप अभी पढ़ेंगे कि जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल गुड्स पर खर्चा कौन कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्हीं चीजों को मिलाकर ये पूरा फॉर्मूला तैयार हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम C से नोट करते हैं। अब ये वो खर्चा होता है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस पर किया गया है इंडिविजुअल द्वारा, हाउस होल्ड द्वारा या उन इंस्टीट्यूशन द्वारा जो नन प्रॉफिट की है, जो सोसाइटी को सर्व करना चाहती हैं। इसमें क्या क्या आता है, नन ड्यूरेबल गुड्स जो बार बार यूज नहीं हो सकते, ड्यूरेबल गुड्स जो बार बार यूज हो सकते हैं काफी सालों के लिए, कंज्यूमर सर्विसेज, ये सारे खर्चे किसमें आते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो इन सारों को प्लस करेंगे। देन आता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं G से। ये वो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर करे हैं, जैसे डिफेंस के लिए गवर्नमेंट कुछ चीज खरीदती है, उन पर खर्चा करती है। थर्ड आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो फाइनल गुड्स को परचेज करने में खर्चा हुआ, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा। और ये गुड्स बने बनाए भी हो सकते हैं और बनने की प्रोसेस में भी हो सकते हैं। तो इन खर्चों को दो टाइप से कहा जाता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा है सर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हमारी फिक्स एसेट्स पर खर्चा किया जाता है, प्लांट एंड मशीनरी पर, है ना। इसमें क्या क्या आ सकता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ सकता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड आ सकता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट आ सकता है, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड आ सकता है। ये सब हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के टाइप है। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो वहां पर आपको चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना पड़ेगा, वहां पर आपको चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना पड़ेगा, याद रखना। उससे क्या होगा, आपका जो ये वैल्यू है वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक तरीके से कहलाएगी, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट तो आपको मालूम है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक, इन सबको ऐड करने से प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और अब यहां एक बार ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है।
अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है तो उसमें चेंज इन स्टॉक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तब हम उसको ऐड नहीं करेंगे। इतना करने से इस फॉर्मूले से भी हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप इजीली जानते हैं। तो ये आपके नेशनल इनकम के 3 मेथड हुए, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप बहुत जल्द मैं ट्राई करूंगा कि कुछ न्यूमेरिकल की वीडियो लाऊं जिससे आपका सब क्लियर हो। यहाँ पर मैंने आपके मेथड क्लियर करे, किस किस मेथड में कैसे कैसे क्या क्या चीजों को कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। फिर भी कोई आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।